हेलो मेरे दोस्तों, माउंटेन स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो बिहार हिस्ट्री के मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चंस का वीडियो लाया हूं जो इम्तियाज़ अहमद में दिए गए हैं। चलिए, पहला सवाल है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन है बिंदुसार, अशोक, धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य। आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? आपका ऑप्शन है पाटलिपुत्र, राजगृह, कन्नौज, वैशाली। आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? आपका ऑप्शन है चाणक्य, धनानंद, मेगास्थनीज, सेल्यूकस। आपका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता चाणक्य की सहायता से प्राप्त की थी। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य है। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है 351 ईसा पूर्व में, 320 ईसा पूर्व में, 320 ईस्वी में। उपरोक्त में कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा 320 ईसा पूर्व में। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 320 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला सवाल है, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? आपका ऑप्शन है अशोक महान, बिंदुसार, तिबर, चंद्रगुप्त मौर्य। आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी दूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आया था। अगला सवाल है, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 311 ईसा पूर्व में, 315 ईसा पूर्व में, 320 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में। आपका राइट आंसर हो जाएगा 315 ईसा पूर्व में। तो मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन 315 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 320 ईसा पूर्व में किया था और मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन 5 साल बाद 315 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? आपका ऑप्शन है सिकंदर, सेल्यूकस, डेमेट्रियस, डिमोक्लिस। आपका राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूकस। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक सेल्यूकस था। अगला सवाल है, किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? आपका ऑप्शन है अशोक, उदयन, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य। आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? आपका ऑप्शन है चाणक्य, तिबर, मेगास्थनीज, भद्रबाहु। आपका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। अगला सवाल है, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ईरानियों से, यूनानियों से, शकों से, यूचियों से। आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनानियों से। यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला सवाल है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? आपका ऑप्शन है दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडिका। वह स्रोत इंडिका है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। अगला सवाल है, नंद वंश के पश्चात
मगध पर किस राजवंश ने शासक किया? आपका ऑप्शन है मौर्य, शूद्र, गुप्त, कुषाण। आपका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य। तो नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य राजवंश ने शासन किया। अगला सवाल है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? आपका ऑप्शन हो जाएगा अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडिका। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है कालिदास, कौटिल्य, भवभूति, मिलिंद। आपका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य। कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य एवं विष्णुगुप्त है। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? आपका ऑप्शन है स्ट्रैबो, फाहियान, मेगास्थनीज, युआन च्वांग। आपका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मेगास्थनीज यात्री के वृत्तांत में मिलता है। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? आपका ऑप्शन है अशोक, बिंबिसार, तिबर, बिंदुसार। आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बिंदुसार बना। अगला सवाल है, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्य वक्ता पिंगल वत्स रहता था? आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, तिबर, अशोक। आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार के दरबार में आजीवक भविष्य वक्ता पिंगल वत्स रहता था। पिंगल वत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। अगला सवाल है, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। आपका ऑप्शन है शाहबाजगढ़ी अभिलेख में, ब्रह्मगिरी अभिलेख में, शिलालेख 13 में, सोपारा अभिलेख में। आपका राइट आंसर हो जाएगा शिलालेख 13 में। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है शिलालेख 13 में। अगला सवाल है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, कनिष्क, अशोक। आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। अगला सवाल है, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? आपका ऑप्शन है मोगलीपुट्टिस, पिंगल वत्स, महाकश्यप, वसुमित्र। आपका राइट आंसर हो जाएगा मोगलीपुट्टिस। तो बौद्ध संगीति हुआ था 4, जिसकी अध्यक्षता पहला महाकश्यप, दूसरा सुबुकामी, तीसरा मोगलीपुट्टिस और चौथा वसुमित्र ने अध्यक्षता की थी। अगला सवाल है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है राजगृह, वैशाली, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। तो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन। अगला सवाल है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 251 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व, 234 ईसा पूर्व, उपरोक्त कोई नहीं। आपका राइट आंसर है 251 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 251 ईसा पूर्व में हुआ था। मेरे दोस्त, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगला सवाल है, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा
अशोक अशोक मौर्य शासक थे जो कलिंग पर विजय प्राप्त किए थे। इसकी चर्चा 13वें शिलालेख में है। कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद ही अशोक के हृदय परिवर्तन हुआ था। अगला सवाल है, किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी? आपका ऑप्शन है कलिंग, सिंधु, कंबोज, उपयुक्त कोई नहीं। आपका राइट आंसर है कलिंग। कलिंग में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी। अगला सवाल है, अशोक का धर्म क्या था? आपका ऑप्शन है नैतिक आचार संहिता, प्रशासनिक संहिता, युद्ध संहिता, उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा नैतिक आचार संहिता। अशोक का धर्म था नैतिक आचार संहिता। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? आपका ऑप्शन है स्वर्णगिरी में, पाटलिपुत्र में, अवंती में, वैशाली में। आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय पाटलिपुत्र में स्थित था। अगला सवाल है, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? आपका ऑप्शन है लुम्बिनी, कुशीनगर, बोधगया, वैशाली। आपका राइट आंसर हो जाएगा बोधगया। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम बोधगया की यात्रा की थी। अगला सवाल है, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोधगया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? आपका ऑप्शन है 9वें वर्ष, 10वें वर्ष, 11वें वर्ष, 7वें वर्ष। आपका राइट आंसर हो जाएगा 10वें वर्ष। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोधगया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में की थी। अगला सवाल है, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? आपका ऑप्शन है भागलपुर, कैमूर, चंपारण, छपरा। आपका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के चंपारण जिला से प्राप्त हुई है। अगला सवाल है, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। आपका ऑप्शन है लौरिया अरिराज, लौरिया नंदनगढ़, रूमेंदेई, रामपुरवा। आपका राइट आंसर हो जाएगा रूमेंदेई। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख रूमेंदेई नहीं है। आपका अगला सवाल है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्राची या प्राची प्रांत की राजधानी कहाँ थी? आपका ऑप्शन है वैशाली, राजगृह, तोसली, पाटलिपुत्र। आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज़ से बना था? आपका ऑप्शन है ईंट से, पत्थर से, लकड़ी से, मिट्टी का। आपका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना था। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद कहाँ स्थित था? आपका ऑप्शन है कुम्हरार में, राजगृह में, वैशाली में, मनेर में। आपका राइट आंसर हो जाएगा कुम्हरार में। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद स्थित था पटना के कुम्हरार में। कुम्हरार से 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिला है। अगला सवाल है, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना एक बेतना कर सकते हैं? आपका ऑप्शन है फाहियान, मेगास्थनीज, एरियन, B.A. स्मिथ। आपका राइट आंसर हो जाएगा एरियन। अगला सवाल है,
चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रासाद मानव कृति नहीं है वरन देवी द्वारा निर्मित है? आपका ऑप्शन है हुएनसांग, फाहियान, मेगास्थनीज, चाणक्य। आपका राइट आंसर हो जाएगा फाहियान। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ, अशोक, बिंदुसार। आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। ये 4 गुफा थे, सुदामा, विश्वझोपड़ी, चौपाड़ तथा कर्ण। अगला सवाल है, गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था? आपका ऑप्शन है अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने, दशरथ ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा दशरथ ने। दशरथ अशोक का पुत्र था। इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। अगला सवाल है, मौर्यकालीन चामर ग्रहणी यक्षी प्राप्त हुई थी? आपका ऑप्शन है दीदारगंज में, वैशाली में, बसार में, सारनाथ में। आपका राइट आंसर हो जाएगा दीदारगंज में। इसे स्त्री रत्न नाम भी दिया गया है। अगला सवाल है, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? आपका ऑप्शन है सोनपुर, लोहानीपुर, बसार, भागलपुर। आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहानीपुर। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया है? आपका ऑप्शन है सेल्यूकस ने, मेगास्थनीज ने, चाणक्य ने, जस्टिन ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क। आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। तो मेरे दोस्त, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला सवाल है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? आपका ऑप्शन है मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगीर। आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। तो मैं आपको चर्चा पहले ही कर चुका हूँ कि बौद्ध सभा कुल 4 हुआ था। तो पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन। अब किसके शासनकाल में हुआ था? पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक और तीसरा अशोक। तो अशोक के समय में ही पाटलिपुत्र में बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। अगला सवाल है, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डियानिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? आपका ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, उपरोक्त कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। अगला सवाल है, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीप्रोथस पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? आपका ऑप्शन है विलियम जोन्स, प्लूटार्क, जस्टिन, स्ट्रैबो। आपका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रैबो। स्ट्रैबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीप्रोथस पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था। अगला सवाल है, यूनानी दूत डिमोलकिस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ? आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ। आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। आपका ऑप्शन हो जाएगा मास्की का लघु स्तंभ, रोमनदेयी स्तंभ, कीन स्तंभ,
भाब्रू स्तंभ। आपका राइट आंसर हो जाएगा भाब्रू स्तंभ। अगला सवाल है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आपका ऑप्शन है अजीबकों ने, थारुओं ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने। आपका राइट आंसर है अजीबकों ने। अगला सवाल है, अशोक की राजधानी कहाँ थी? आपका ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वाराणसी, सांची, उज्जैनी। आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? आपका ऑप्शन है चाणक्य का, देमाक्लिसस का, मेगास्थनीज का, फाहियान का। आपका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज का। अगला सवाल है, मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपका ऑप्शन है यह केंद्रीयकृत है, करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था, उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपका ऑप्शन है उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए, उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, देव नाम पिए के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? आपका ऑप्शन है अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक, कनिष्क। आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। धम्म महामात के कार्य क्या थे? आपका ऑप्शन है धम्म नीति का या क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण, जन कल्याण के उपाय, उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। मौर्यकालीन प्रशासन में रजू का कार्य क्या था? आपका ऑप्शन है न्यायिक, ग्रामीण प्रशासन, राजस्व का विभाग, उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? आपका ऑप्शन है कौटिल्य का, पाणिनि का, उपावर्ष का। आपका ऑप्शन अब है केवल 1 एवं 2, 1 एवं 3, 1, 2 एवं 3। आपका राइट आंसर हो जाएगा 55 का डी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 55 का डी। अगला सवाल है, मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण हैं। पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की अच्छी, बराबर की गुफाएं, राजगीर की सोन भंडार गुफा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 56 का बी, 1, 2 एवं 3। अगला सवाल है, अशोक की धम्म नीति की जानकारी कहाँ से मिलती है? द्वितीय स्तंभ लेख से, 7वें शिलालेख से, द्वादश शिलालेख से, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? आपका ऑप्शन है द्वितीय स्तंभ लेख में, 7वें शिलालेख में, 9वें शिलालेख में, द्वादश शिलालेख में। आपका राइट आंसर हो जाएगा 9वें शिलालेख में। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? आपका ऑप्शन है विदेशी आक्रमण, अयोग्य शासक, आर्थिक संकट, प्रांतीय विद्रोह। आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक संकट। तो मेरे दोस्त, आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, घर बैठे अगर आप क्यूज करना चाहते हैं तो मेरे साथ मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर जूम ऐप के द्वारा घर बैठे क्यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।